चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक टॉपिक है जिसका नाम है साइमन कमीशन। जो सबसे ज़्यादा अगर कोई कमीशन ऐसा है जिसको भारत में विरोध किया गया है आज तक, तो कौन सा कमीशन है? साइमन कमीशन। ये क्या था, इसको इस प्रकार से विरोध क्यों हुआ, ये सभी बातों को हम लोग आज समझेंगे और अच्छा से इसको नोट करना है कॉपी में समझदारी पूर्वक, ठीक है। पहले बच्चों आराम से इसको समझिएगा। देखिए आपको एक छोटा सा बात बताते हैं, हमारे भारत पर पूर्ण रूप से अधिकार किसका था? अंग्रेजों का। हमारे देश पर पूर्ण रूप से अधिकार किसका था? अंग्रेजों का। और अंग्रेज जो है वो समय समय पर, ध्यान से सुनना, अंग्रेज जो है वो समय समय पर कोई अधिनियम ला करके, अधिनियम माने कोई नियम और कानून ला करके और हमारे इस देश को चलाया करते थे। जैसे मान लिया जाए कि कभी ऐसा नियम हो, जैसे आप लोग पढ़े हैं कि आपका क्या नाम था जी, उसका जो ब्रह्म समाज का स्थापना किया था, कौन सी नाम था उसका? राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक, ये मिल करके सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में। पढ़ रखे हैं आप लोग? तो पहले से जो प्रथा चल रही थी हम लोग के समाज में कि सती यानी कि अगर किसी महिला का पति का देहांत हो गया हो तो उसके महिला यानी उसकी पत्नी को भी उसके पति के शव के साथ में जला दिया जाता था। और इस नियम को खारिज कर दिया कौन? विलियम बेंटिक। यानी इस प्रकार के नियम लाला के और हमारे इस समाज को, हमारे भारत को चलाने के काम किया करते थे कौन? अंग्रेज लोग। याद रहेगा यहाँ तक? अब उस बीच में कई बार मतलब नियम लाया गया। देखिए बच्चों, आप सबको पता है कि 1906 में क्या हुआ था? पहले 1905 में हो गया था बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, कब मारना? 1905 में। लेकिन 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया। क्या हो गया? मुस्लिम लीग का स्थापना, मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया। आप बाबू रे, आपको ये मुस्लिम लीग क्या होता है इसे समझने का जरा कोशिश करना, अच्छा से हम समझाने की चेष्टा करेंगे। देखिए अगर आपको ध्यान से पता हो, बढ़िया से देखना, जरा सीखना। यहाँ पर एक राज था जिसका नाम क्या है? बंगाल। पूरे भारत में, ध्यान सुनना, पहले बढ़िया से सीख लो, ठीक है, उसके बाद लिखने के लिए आपके पास पूरा बोर्ड रहेगा, ठीक है, सीखिएगा। यहाँ पर ये जो भारत है, भारत के खास करके एक प्रांत था जिसका नाम था बंगाल, ठीक है। इस पूरे भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते थे? बंगाल में। और अंग्रेजों को एक बात अच्छा से पता था कि किसी भी आंदोलन को स्टार्ट या फिर किसी भी आंदोलन को आगे तक लेके जाना है तो उसको कौन लेके जा सकता है? एक पढ़े लिखे लोग ले जा सकते हैं। और सबसे समझदार तरीके से, सटीक तरीके से वही आदमी आंदोलन को चला सकता है जो क्या रहेगा? पढ़ा लिखा रहेगा। और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कहाँ था? बंगाल में। और इसके पास, अंग्रेजों के पास एक ही वो उपाय सूझा, और वो उपाय क्या था कि बंगाल को किसी प्रकार से क्या करना है? तोड़ देना है। बंगाल को क्या करना है? तोड़ देना है। तो इस प्रकार इस बंगाल को क्या किया गया? बीचे से एक रास्ता खींच दिया गया और इन्हें हो गया, इन्हें पूरब साइड है ना जी, तो इन्हें कहा गया पूर्वी बंगाल। क्या बोला गया? पूर्वी बंगाल। और इन्हें को बोला गया पश्चिमी बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। समझे? इसको कौन बोला गया? पश्चिम बंगाल। ये हो गया पूरा बंगाल, ये हो गया पश्चिम बंगाल। अब समझ में आया कि अंग्रेजों ने इसको क्यों तोड़ा था? क्योंकि ये पूरी तरीके से शिक्षित ये क्षेत्र था, पढ़ा लिखा वाला क्षेत्र था। और ये जो है ना शिक्षित क्षेत्र, ये किसी भी आंदोलन को चलाने में सक्षम था क्योंकि पढ़े लिखे हैं। तो अंग्रेजों को डर था कि सबसे पहले, अगर देखिए याद कीजिए, आपको जनजातीय आंदोलन पढ़ा रखे हैं हम, सबसे ज्यादा जो जनजातीय आंदोलन हुआ था बंगाल से और झारखंड से, बताए थे ना। जैसे मुंडा विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर, आपका संथाल विद्रोह झारखंड के आपका राम महल के पहाड़ी था ना जी, तो वो सब पहाड़ी। अब बाकी यहाँ बंगाल से भी कई विद्रोह चालू हुआ था आपको जाकर के। तो यहाँ पर ही बंगाल जो है ना वो एक आतंकवादियों का, या आतंकवादी बोल रहे हैं, आंदोलनों का एक हब बन गया। तो इसीलिए अंग्रेज जो है इसको कितना भाग में तोड़ दिया? इसको क्या नाम दिया? इन्हें पश्चिम बंगाल। तोड़ा कौन? कर्जन। इसका पूरा नाम था लॉर्ड कर्जन। पूरा नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन। लेकिन इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? कर्जन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का विभाजन कब और किसके समय हुआ था? तो 1905 में हुआ। और किसके समय हुआ? कर्जन के समय। अच्छा 1906, क्या आप लोग लिखने लगते तुरंत? हम बोर्डवा एक बार छोड़ देंगे हम, ठीक है, हम एक बार छोड़ देंगे बोर्ड, टेंशन नहीं, पहले समझ लीजिए पूरा, हम एक बार लिखा लेंगे। पहले आप लोग पूरा समझ लीजिए बंगाल का विभाजन कब और किसके समय हुआ था, ठीक है ना।
हम बीच में ऑनलाइन क्लास को रोक देंगे, आप पूरा बोर्ड पहले लिखा लेंगे, उसके बाद आपको हम आगे चालू करेंगे, ठीक है ना। तो बीच में आप लोग इस प्रकार से लिखना, पहले कॉपी कलम नीचे रखिए, तो आप लोग नीचे रखिए, आप लोग एकदम सब बंद कीजिए, हम पूरा लिखाएंगे, कर टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। समझिए, तो बंगाल विभाजन कौन करने आ गया? करजन। और 1906 में, देखिए बाबू मेरे बात को सुनना, अगर पाकिस्तान जो अभी आज हम लोग से अलग है, वो पाकिस्तान पहले किसका था? हम लोग का ही था। पाकिस्तान कब अलग हुआ है? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ, 14 अगस्त 1947 को। इसीलिए हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। अब पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। रात को 11:50 के आसपास कौन आजाद हुआ है? पाकिस्तान। बाबू रे 12 बजे के बाद दिन चेंज होता है, और 11:50 12 बजे से 10-15 मिनट पहले ही आजाद हो गया वो। इसका मतलब कौन दिवस था, मतलब कौन दिन था? 14 अगस्त। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पाकिस्तान का आज़ादी यानी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त। लेकिन अगर भारत के बोलेगा तो भारत 12 बज के कुछ मिनट 17 या 18 मिनट में आज़ाद हुआ भारत, ठीक है ना। तो भारत जो है वो 15 अगस्त हो गया, यानी दोनों देश की आज़ादी में मात्र आधा घंटा के अंतर है। देख रहे बातों को आप, फर्क इतना कि वो 12 बजे से पहले हो गया है, वो 12 बजे के बाद हो गया। 12 बजे के पहले हुआ वो 14 अगस्त, और 12 बजे के बाद हुआ वो 15 अगस्त। तो पाकिस्तान की मांग किसने किया था? जिसका नाम था जिन्ना। जिन्ना, ठीक है। पाकिस्तान के अलग एक देश बनाने का मांग किसने किया था? जिन्ना। तो जिन्ना को अंग्रेजों ने भड़का दिया, जो जिन्ना है उसको अंग्रेजों ने भड़का दिया कि देखिए अभी कांग्रेस का स्थापना हो गया 1885 में, आपको पढ़ा दिए कांग्रेस का स्थापना 1885 में हो गया है। तो जिन्ना को भड़का देवल गया है कि कांग्रेस में बढ़िया से देखिए ज्यादा करके कौन धर्म के लोग हैं? हिंदू धर्म के लोग हैं, और अगर ये देश आजाद भी हो जाता है तो इसमें किस धर्म के लोग को ज्यादा माना जाएगा? हिंदू धर्म के। तुम लोग मुस्लिम धर्म को तो सब बिखेर दिया जाएगा। तो जिन्ना पगला गया, बात तो सही है, हमको भी क्या करना है? अलग से एक नया स्टेट या अलग से मांग करना, हम लोग नया अलग से देश का मांग करना है। तो इसीलिए जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना करवाना चाहता था। इसका स्थापना हुआ भी कब हुआ? 1906 में हुआ। अब क्या हुआ कि इसको स्थापना तो कर दिया 1906 में, 1906 में इसका स्थापना तो हो गया, लेकिन इसके स्थापना के बाद भी मुस्लिमों को ज़्यादा मात्रा में उतना कोई वैल्यू नहीं दिया। जैसे मान लेते हैं कि आपको हम बोल दें कि ठीक है आज से आप मेरे एक मॉनिटर बन के रह गए इस क्लास में, मॉनिटर है आप, ठीक है। अब पता चला कि हम कोई दूसरा लड़का के सारा मॉनिटर वाला काम दे रहे हैं। अब नाम तो आपका हो रहा है लेकिन काम दूसरा दे रहे हैं, तो खाली नाम से नहीं होता, काम भी तो होना चाहिए। उसी प्रकार क्या होता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का बात तो कह दिया गया और कर भी दिया गया, लेकिन मुस्लिमों को उतना मतलब अधिकार जितना मांगना होना चाहिए उतना नहीं दिया गया। फिर बाद में क्या हुआ कि मुस्लिमों ने फिर से क्या किया? एक आंदोलन किया कि हम लोग को जब किए हैं मुस्लिम लीग की स्थापना तो हम लोग को वोट देने का अधिकार दीजिए, जिसमें चुनाव में खड़ा होगा भी मुस्लिम, अब वोट देने वाला भी रहेगा कोची मुस्लिम। मेरे बात समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब हिंदू अपना हिंदू को वोट देगा, अब मुस्लिम अपना मुस्लिम को वोट देगा। अभी क्या है, हिंदू रहो चाहे मुस्लिम रहो चाहे सिख रहो चाहे ईसाई रहो, जो आपका उम्मीदवार खड़ा है आप उसको वोट दे सकते हैं। लेकिन उस समय क्या बोला गया था कि अगर कोई मुस्लिम खड़ा है वोट में, इलेक्शन में, तब क्या करेगा, कोई जो मुस्लिम जनता है वो केवल मुस्लिम को ही वोट देगा, और अगर कोई सिख धर्म का खड़ा है तो कौन देगा? सिख को देगा, मतलब वोट देगा। और ये नियम लाया गया था 1909 में। 1909 में दो अंग्रेज आए थे भारत में, एक के नाम था मार्ले और एक के नाम था मिंटो। क्वेश्चन पूछता है कि मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था? मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया? 1909 में। 1909 में। ये दोनों अंग्रेज है, एक का नाम मार्ले है एक का नाम मिंटो। हम सब लिखाएंगे, अभी रुक जाओ, हम बोल दिए हम वीडियो को रोक करके सब लिखा देंगे। ऐसे लिखेगा तो आपको पूरा नहीं लिखा पाएंगे, फिर हम नहीं रोकेंगे और डायरेक्टली चलते रह जाएंगे। जब ऐसे आप लोग लिख रहे हैं तो हम रोक करके एक से सारा टॉपिक को लिखाएंगे, ठीक है ना आप लोग को। तो मार्ले और मिंटो दोनों क्या था? एक अंग्रेज था, और दोनों भारत में आए थे और इस नियम को लाए थे 1909 में। और इसके बाद कहा गया, इस नियम में कहा गया कि मुस्लिम लोग को अलग से वोट देने का अधिकार रहेगा। अच्छा, वोट देने को हम लोग कहते हैं मतदान। मतदान यानी मतदान कहने वाले अपने मत के दान करना, जो आपका मत है, यानी किसी के प्रेशर या किसी के दबाव में आकर के किसी को वोट नहीं देना है, बल्कि जो आपके दृष्टि से लग रहा है कि जो सही है,
ठीक है, तो उसको कहते हैं मतदान। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मुस्लिमों को, है ना, यानी मुस्लिम समाज को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? 1909 में। कौन सा अधिनियम से? मार्लियामेंटो अधिनियम से। मार्लियामेंटो अधिनियम। बंगाल तो दूगो टूट गया, एगो पूर्वी बंगाल और एगो पश्चिमी बंगाल। लेकिन क्या हुआ, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। जब भारत आजाद हो रहा था ना, भारत जब आजाद हो रहा था तो यहाँ से पूछा गया पश्चिम बंगाल से कि बताइए आप कहाँ रहना चाहते हैं, भारत में कि पाकिस्तान में? तो बोला हम भारत में रहेंगे, तो भारत में आ गया। ये पूर्वी बंगाल से पूछा गया कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, तो बोला हम कहाँ रहेंगे, पाकिस्तान में। तो फिर ये पूर्वी बंगाल क्या बन गया? पाकिस्तान बन गया। अब इसका नाम क्या हो गया? पाकिस्तान। पाकिस्तान बन गया, ठीक है। तो पाकिस्तान एगो यहाँ हो गया, एगो पाकिस्तान देश के इस साइड में, ठीक है। इधर को कहा गया पश्चिमी पाकिस्तान और इधर को पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन बाद में पाकिस्तान जो है वो भी यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव करने लगा, तो यहाँ के लोग अपने में क्या हो गए, लड़ने लगे, और पाकिस्तानियों के साथ में भेदभाव होने के कारण ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में तबाह हुआ। आया भारत के प्रधानमंत्री उसमें थी इंदिरा गांधी, वो यहाँ आके सपोर्ट किया, और सन 1971 ईस्वी में इस राज्य को यानी पश्चिम बंगाल यानी पूर्वी पाकिस्तान, सॉरी पश्चिम बंगाल बोल रहे हैं, पूर्वी बंगाल यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, इसको हटा करके इसको एक नया नाम दिया गया जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। तो क्वेश्चन पूछता है कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? 1971 में। बांग्लादेश पहले किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। अब पूर्वी पाकिस्तान से भी पहले किस नाम से? पूर्वी बंगाल। क्या ये हम लोग का हिस्सा था? तो इस प्रकार इसका नाम पूर्वी बंगाल से क्या बना? पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान से क्या बन गया? लेकिन अभी भी ये वाला एरिया का नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। आप लोगों को पता है वो हमारे देश में राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, कोलकाता उसकी राजधानी है। तो उसका नाम पश्चिम बंगाल कैसे पड़ा, समझ में आ गया? ये अंग्रेजों का विभाजन किया हुआ है, ठीक है। और ये अभी तक उसका नाम पश्चिम बंगाल का पश्चिम बंगाल औसी का औसी है। और इधर जो पूर्वी बंगाल बना था इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान हुआ, उसके बाद क्या बन गया? बांग्लादेश। लेकिन ये पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है? नहीं, अरे अभी कौन है? अभी ममता बनर्जी, सही बता रहा, ठीक है। वहाँ आपका बंगाली बोला जाता है, उनका एक ही भाषण बहुत अच्छा है, फेमस है, खेला हो वो है। ममता बनर्जी बहुत बहुत मतलब एक सख्त महिला के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में चलाती है वहाँ शासन, ठीक है ना। तो ममता बनर्जी हो गई वहाँ का मुख्यमंत्री। और ये कौन सा एरिया का है? पश्चिम बंगाल का। यहाँ की राजधानी क्या है? कोलकाता। कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसमें मुस्लिमों को क्या मिला था? वोट देने के मतदान का अधिकार मिला था? तो 1909 का। और 1909 का अधिनियम में क्या हुआ कि मुस्लिमों को अलग से वोट देने का अधिकार मिला। उम्मीदवार भी कौन रहेगा? मुस्लिम। अब वोट देने वाला भी कौन रहेगा? मुस्लिम। इस अधिनियम क्या कहा गया? मार्लियामेंटो अधिनियम। हम खाली ये नक्शा मिटा रहे हैं, ठीक है, ये लिखने वाला नहीं मिटा रहे, खाली नक्शा मिटा रहे हैं। रुक जाओ, अभी खाली नक्शा मिटा रहे हैं, बस नक्शा मिटा रहे हैं, ये हम फिर से लिखा देंगे आपको। देखिए जैसे ही जो पाकिस्तान जो है क्या नाम, मुस्लिम जो है, इन लोग को वोट देने का अधिकार मिला, बाकी धर्म के लोग चिल्लाने लगा, बाकी धर्म के लोग चिल्लाने लगा। अभी हम मेन मुद्दा आ रहे हैं साइमन कमीशन पर, धीरे धीरे हम दोनों को निकाल देंगे बाहर बाबू, या दोनों का अलग कर देंगे, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे ही मुस्लिमों को 1909 में क्या मिला? वोट देने का अलग से अधिकार मिला। सिख धर्म के लोग चिल्लाने लगा कि हमनियों को ही चाहिए वोट देने का अधिकार। बौद्ध धर्म का अलग बोलने लगा, जैन धर्म का अलग, यानी सारा समुदाय के लोग अलग अलग क्या करने लगे? मांग करने लगे कि हमको भी क्या चाहिए? मतदान का अधिकार चाहिए। और याद कीजिए जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, और वही समय आया था रॉलेट एक्ट, काला कानून, एकदम खतरनाक कानून था। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा काला कानून किसे कहा जाता तो रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। पता ही क्या था? नहीं, वो तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये रॉलेट एक्ट पता क्या था? सुनिए ध्यान से। अगर कोई कहीं पे चोरी हुआ, चाहे कहीं पे डकैती हुआ, चाहे पे कुछ भी हुआ, मार हुआ है, धार हुआ है, कुछ भी हुआ है, और अगर आपको जिस पर शक जा रहा है कि वही किया होगा, ठीक है, तो शक के आधार पर ओकरा पर केस कर सकते हैं। यही था रॉलेट एक्ट, रॉलेट कानून। कब आया? 1919 में। ध्यान से देखिए, जैसे मान लेते हैं कि सपोज दैट कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके घर में चोरी हो गया, ठीक है, चोरी हो गया, अब उसका किसी से दुश्मनी चलता है, ठीक है, लेकिन उसका दुश्मन जो है वो चोरी करने नहीं गया था, चोरी कोई गाँव वाला कर लेता है, कोई दूसरा आदमी कर लिया है, लेकिन उसका दुश्मनी जिसको से है उसको पर शक जाएगा, क्योंकि दुश्मनी उसका वही है।
और शक के आधार पर उसको कुछ कर देना, जेल डलवा देना, केस कर देना। अब बढ़िया से देखिए, क्या ये नियम सही था? अभी क्या ये नियम है? नहीं। अगर केस करने जाएगा तो पहले क्या खोजेगा? सबूत खोजेगा, गवाही, सबूत, है कि नहीं? लेकिन जो है पहले ऐसा नहीं था। तो महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा है? काला कानून। तो 1919 से बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, काला कानून आया, रॉलेट एक्ट का। और बढ़िया से पढ़िएगा ना, तो रॉलेट एक्ट के जरिए यानी काला कानून के जरिए अगर कोई जेल गया है तो वो इतना आसानी से नहीं छूटेगा, यानी उसको कोई नहीं छोड़ा सकता, वकील भी नहीं छोड़ा सकता है, दलील भी नहीं छोड़ा सकता, कोई नहीं छोड़ा सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा कानून है जिसको ना अपील, ना दलील और ना वकील के कानून कहा जाता है? काला कानून यानी कि रॉलेट एक्ट। कब आया? 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कब हुआ? 1919, यानी 13 अप्रैल 1919 में। अब अंग्रेजों के अंदर क्या आ गया? डर। क्यों आ गया? क्योंकि इन्होंने दो को लगातार खतरनाक वाला काम कर दिया है। कितना खतरनाक वाला काम हो गया। और याद कीजिए, उधम सिंह जाकर कोरा ठोक के आया था, क्या? जनरल डायर को। अब ये जो है ना, सुनिए ध्यान से, ये लड़का ध्यान दो। अब अंग्रेजों का ना डर आ गया कि अगर अब अलग अलग धर्म को अगर हम अलग अलग धर्म को वोट देने का अधिकार नहीं देते हैं तो अबरी इन लोग पूरा और बवाल मचा देगा। तो 10 साल के बाद, यानी ये कितना आया था? 1909 में। 10 साल के बाद, यानी 10 साल के बाद 1919 में एक और कानून आया जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, चैम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। एकरा में ये दोनों अंग्रेज था और एकरो में ये दोनों कौन है? अंग्रेज है। क्या नाम है इसका? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, यानी मॉन्टेग्यू अलग है और चैम्सफोर्ड अलग है। कब लाया? 1919 में। एकरा में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सारा धर्म के अलग अलग वोट देने का अधिकार कर दिया गया। बताइए कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसमें केवल मुस्लिमों को अलग किया गया था मतदान के अधिकार पर? केवल 1909 वाला अधिनियम पर, 1909 के अधिनियम में। लेकिन सबको अलग अलग कब किया गया? 1919 में। याद रहेगा। लेकिन पता है ये जो 1919 वाला आया है वो पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं किया, मतलब पूर्ण रूप से नहीं किया, खाली डरे कर दिया है। कहीं 1919 में दो खतरनाक काम हुआ था तो डरे कहीं जनता लोग पेट्रोल छिड़क के फूक ना दे, स्वाहा, इसीलिए डरे खाली को कर दिया। 1919 में ऐसा अधिनियम लाया, समझे आप लोग। लेकिन एक बात बोला था अंग्रेजों ने, कहा था कि बस अभी इतने से काम चलवाइए, मतलब सब अलग अलग धर्म के हम दे दिए अलग अलग वोट देने का अधिकार, और 10 साल के बाद एक और अधिनियम आएगा और उसमें सबके मांग को कर देंगे, पूरा कर देंगे। जितना भी आप भारतवासियों का मांग है सारा मांग पूरा करेंगे। कब? 10 साल के बाद। कितने साल के बाद? 10 साल के बाद। देखिए 1919 हो रहा है, 10 साल कब होगा? 29 में। अगला 10 साल हो रहा है 1929। यहाँ पर मांग पूरा करना था लेकिन ये मांग पूरा नहीं हुआ, बल्कि ये 29 में नहीं बल्कि 2 साल पहले ये काम कर दिया, 27 में। यहाँ पर स्थापना किया साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन का स्थापना हुआ था 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को, ठीक है ना। 8 नवंबर, यानी डेट भी आपको लिखना पड़ेगा तो लिख लेना, अभी रुक जाओ हम सब लिखा देंगे, ठीक है ना। साइमन कमीशन का स्थापना कब हुआ? 8 नवंबर 1927। कौन कहा था, वादा किया था, कब वाला अधिनियम? 1919 वाला में, कि 10 साल के बाद क्या आएगा, इसको जांच करने के लिए या फिर एक ऐसा अधिनियम आएगा जो हम सबके मांग क्या कर देगा? पूरा कर देगा। लेकिन ये 2 साल पहले काम कर दिया। पता है क्यों पूरा कर दिया? ध्यान से सुनना, क्यों पूरा कर दिया? क्योंकि ये देखिए भारत में टोटल कंट्रोल कौन कर रहा है? अंग्रेज। और अंग्रेज का हेड कहाँ बैठल है? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जो सरकार था वो कौन सा पार्टी के था? लेबर पार्टी के था। जैसे अभी भारत में सरकार किसका? बीजेपी पार्टी का है ना जी। उसी प्रकार अंग्रेज जो था ब्रिटेन में उस समय कौन पार्टी के था? लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी होता है वो, ठीक ना। और लेबर पार्टी का चुनाव होने वाला था, ठीक है। वहाँ पर ब्रिटेन में, मतलब वहाँ पर ब्रिटेन में मतदान होने वाला था, चुनाव होने वाला था। तो जो वहाँ के हेड थे, जो मतलब प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे पद पर, उसको डर था कि कहीं हम अगर चुनाव हार गए तो 1929 आने से पहले अगर चुनाव हार गए हम तो भारत में जो हम वादा किए थे 10 साल के बाद वो तो हम कर नहीं पाएंगे। अगर नया सरकार आएगा तो पता नहीं इन लोग को कौन छूट दे देगा,
कौन दबाव दे देगा? यार अच्छा है कि हम जिंदा रहते कुछ कर दे, जिंदा रहने के मतलब पद पर रहते भर में क्या कर दे, इन लोग का जो मांग था उसको हम पूरा कर दे। आप समझ में आया मजबूरी क्या था 2 साल पहले करने का? कब हुआ? 8 नवंबर 1927। हाँ, अब देखिए मेरे बात को समझिएगा, यहाँ पर इस साइमन कमीशन का स्थापना, वही साइमन कमीशन है क्या? ओए थुथुर ध्यान दो, साइमन कमीशन में 7 गो अंग्रेज बुलावल गया। 7 गो, कै गो? याद रखना, कै गो? कै गो? कौन है? अंग्रेज। आई सबको बुलावल गया, चाय पानी करवावल गया, बैठावल गया एकदम बढ़िया से, ठीक है। और ओकर बाद जो है ना, एकरा में हेड था कौन? साइमन, उसका नाम ही था साइमन। मतलब साथुन में जो हेड था उसका नाम था साइमन। साथुन में हेड का नाम क्या था? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? साइमन, खुदे साइमन उसका नाम था, ठीक है। सबको मिला करके बुलावल गया कि आप सबको कहाँ जाना है? भारत। कायला वहां पर एक बार हम वादा किए थे कि 10 साल के बाद हम कुछ वहां पर देंगे। आइए 10 साल होने वाला है तो आपको जाकर के वहां पे क्या करना है? काम करना है। अब ये भारत आया, ध्यान से सुनना मेरे बात को। बना कब? 8 नवंबर 1927। क्या बना है? साइमन कमीशन। कब बना? 8 नवंबर 1927। लेकिन खाली बना था, आया कब? फरवरी 1928। फरवरी 1928। तो क्वेश्चन पूछेगा कि साइमन कमीशन बना कब? 27। भारत आया कब? 1928। 1928। क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम को जांच करने के लिए साइमन कमीशन आया था? तो कौन सा अधिनियम? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को जांच करने के लिए आया था। ये अधिनियम गलत था या सही है, यानी इसी को जांच करने के लिए वो आया है। कौन सा कमीशन आया है? साइमन कमीशन। केवल लड़की लोग बोलेगी, लड़कन लोग रुक जाओ। साइमन कमीशन कब बना था? डेट सही बताओ। चलिए अब लड़का लोग खाली बताएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? महीना सही तो बताओ। फरवरी 1928। यही मेरे बात याद रखना बाबू, ठीक है। मेरे बात को ध्यान रखना, हम क्या बोल रहे थे। ओए लड़का लोग चुप रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जबान से निकल रहा है। साइमन कमीशन बना कब? 1927 में। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। जब आप ऊंचा लेवल के पोस्ट का एग्जाम दीजिएगा, बीपीएससी, यूपीएससी, दरोगा, तब वहाँ पर ये सब डेट महत्वपूर्ण करेगा। लेकिन मैट्रिक, इंटर, इस समय अगर एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पर डेट नहीं पूछता, ठीक है। साइमन कमीशन बना कब? 1927। लेकिन भारत आया कब? एक साथ साथ एगो और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि साइमन कमीशन में कई गो आदमी था? क्या सभी भारतीय था या सभी अंग्रेज था? भारत आया कब? कौन सी चेक करने आया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम चेक करने आया कि मतलब सही है या गलत है। ये आया भारत में, उतरा जहाज से उतरा, केरल के कालीकट बंदरगाह देने उतरा। जहाज से मतलब वो ऊपर वाला पानी में जहाज से उतरा। सबको देखा भारतवासियों, कौन है ये? नया नया आदमी आया है। तो उन लोग बोला कि ये क्या बन रहा है? क्या आया है? साइमन कमीशन आया है। काहेला? तो हम लोग के लिए अच्छा काम करेगा। सबको देखा, उड़ी बाबा ये तो 7 के 7 कोची है, अंग्रेज है। एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, आपके घर में क्या क्या गलत हो रहा है या फिर क्या नहीं हो रहा है, वो आपसे बढ़िया हम जानेंगे क्या? आप ज्यादा जानिएगा क्योंकि आपका घर में हो रहा है। तो जनता को लगा, भारतवासियों को लगा कि यार हमारे ए लड़का बाहर कर देंगे, ठीक है। भारतवासियों को लगा कि यार भारत में किस चीज का कमी है, भारत में किस चीज का कमी है, या हम जैसा हमसे ज्यादा बढ़िया अंग्रेज जानेगा क्या? हाँ 7 गो था ना, और में 6 गो रहता अंग्रेज, कम से कम एगो भी कौन रहता? भारतवासी रहता, तभी वो बताता कि हाँ भारत में क्या क्या कमी है। तेरा सही मार्गदर्शन देने के लिए तो कोई है ही नहीं है। अब बताओ कि भारतवासियों को ये किस प्रकार से मदद कर सकता है। कुछ समझ में आ रहा है बात? इसीलिए साइमन कमीशन का कुछ होने लगा, विरोध होने लगा, आयोग नारा देने लगा। जैसे ही उतरा ना, और टेक के रस्तैया, ओए कहाँ गुर नहीं गुरु गुरु, और अंग्रेज लोग को घुराने लगा, लेकिन अंग्रेज लोग नहीं घुमा। पूरा नारा लगावल गया, साइमन गो बैक। क्वेश्चन पूछेगा कि साइमन कमीशन का विरोध में कौन सा नारा दिया गया था? साइमन गो बैक। इसका मतलब होता है साइमन फिर से वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है
कि साइमन गो बैक का नारा, ठीक है, कब दिया गया था? साइमन कमीशन को विरोध करने के लिए, ठीक है। अब पता है यहाँ पर वो आदमी था जिसका देहांत हो गया, लाला लाजपत राय। एक आदमी था जिसका नाम था लाला लाजपत राय। आप नाम सुने, नाम सुने हैं? देखिए ये भी स्वतंत्रता सेनानी ही रहे थे। हम लोग का ये दुर्भाग्य है, हम लोग का ये किस्मत फूटी है कि हम सब अपना पूरा स्वतंत्रता सेनानियों का नाम तक अभी तक पूर्णतः नहीं जानते हैं। और आज के समाज जो है हम लोग का, वो युवा समाज खास करके, वो ज़्यादा करके ये मतलब एक डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट में चला जा रहा है। जैसे मोबाइल आपको क्यों मिला है? क्लास के लिए, उसको एक सही यूज के लिए। देखिए बच्चों, मोबाइल में दो रास्ता होता है, मोबाइल में दो रास्ता होता है, एक जाता है सही रास्ता की ओर, एक जाता है गलत रास्ता की ओर। डिपेंड करना है आपको कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। अगर आपको गलत वाला चुने तो सबसे ज्यादा बर्बाद करेगा वो आपका मोबाइल करने वाला है, ठीक है। और अगर गलत वाला मतलब बर्बाद कर देगा गलत रास्ता, और अगर सही वाला चुने तो अगला से आपको 2 कदम आगे कर देगा कौन? आपका मोबाइल। क्योंकि आजकल ऑनलाइन में इतना ज़्यादा सुविधा हो गया ना कि दिल्ली का शिक्षक, मुंबई का शिक्षक, यहाँ के हर एक अलग अलग प्रकार का शिक्षक, एकदम बेस्ट क्वालिटी का शिक्षक आपके घर तक आपको पहुँच रहा है मोबाइल के जरिए। लेकिन इसका सही उपयोग कीजिएगा तब, और गलत उपयोग कीजिएगा तो इसका सबसे खतरनाक भी है ये। आज समझ में? एक अंग्रेज था जिसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग। ये जो साइमन कमीशन है ना, वो आया तो हार्डिंग को बोला कि हमारा स्वागत करना चाहिए आपको, क्योंकि ये सब वहाँ से आया, इंग्लैंड से आया है, और इंग्लैंड से आया है, बोला हमको क्या करना चाहिए? आपको स्वागत करना चाहिए। और स्वागत करने के बजाय आप क्या करवा रहे हैं? विरोध करवा रहे हैं, धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं। इससे तो हल्ला मचा दिया था ना, साइमन गो बैक, गो बैक। तो एखने डर गया सब, कहीं सब मारना दे, क्योंकि ये सब घुसियाल था सब। एखने 7 गो पूरा भारतवासी जुटल है, सब डरल है सब। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हार्डिंग था, जो हेड था, वो एखने साइमन कमीशन वाला जो हेड था, यानी अध्यक्ष कौन था? साइमन। ये आदेश दिया कि अगर आप संभाल सकते भीड़ को तो संभालिए, और नहीं संभालिएगा तो हमारी वापस चल जाएंगे, कोई कानून नहीं बनेगा, कोई कानून नहीं बनेगा। एक आदमी था जिसका नाम था लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय था ना जी? एक बार हम चेक कर लेते हैं, ऐसे तो वही थे ध्यान से, क्योंकि हाँ लाला लाजपत राय था, ठीक है। क्योंकि हमको पूरा 99% हम कन्फर्म रहते हैं हर एक टॉपिक को, लेकिन ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड भी होता है ना, तो इसमें अगर कुछ हल्का सा मिस्टेक हो जाता है ना तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो एक भारतीय था जिसका नाम क्या था? लाला लाजपत राय। वो उसके अध्यक्ष में कई भारतवासी आए और किसका विरोध किया? साइमन कमीशन का। यानी साइमन कमीशन का जितना विरोध कर रहा था भारतवासी, और में हेड कौन था? लाला लाजपत राय। इन्हें साइमन कमीशन जो 7 को आया था वो खाली प्रेशर किरा पर दे दिया है हार्डिंग पर कि किसी भी मुद्दा हो सकता है, किसी भी प्रकार इस आंदोलन को दबाओ, जो हल्ला हो रहा है उसको क्या करो? दबाओ। और हार्डिंग प्रेशर में है कि दबाना है, अब होने से लाला लाजपत राय प्रेशर में है कि एकदम मारो, जब तक ये वापस नहीं जाता था तो इसको मारते रहो। एकदम लाला लाजपत राय कह रहा है जनता वासियों को कि ये गोरा गोरा 4 गो 7 गो लड्डू आया है, एक खाने के निगल जाओ, लेकिन वापस करो। समझ रहे मेरे बातों को? अब होने से हार्डिंग प्रेशर में कोची कि जब तक इन सबको आंदोलन को दबाएंगे तब के लिए साइमन को रुकेगा नहीं। समझ पा रहे आप लोग? यही बीच में दोनों से टकराव हुआ, इन्हें से अंग्रेज हार्डिंगवा आया, इन्हें से हमारे स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय आया, और देश की जनता वगैरह सब कोई जुट गया। होने से सब कोई कुछ कर रहा था, अंग्रेज लोग गोली बंदूक से लड़ रहा था, और लाला लाजपत राय कुछ से लड़ रहा था? लाठी से। और गलती से बोल रहे हैं, एक लाठी बजर गया किसको? लाला लाजपत राय को, अपने आदमिया को। एक लाठी बजर गया इनको, और काफी ज्यादा चोट लग गया इनको, लाठी से काफी चोट लग गया। और दुर्भाग्यवश के हमारा एक स्वतंत्रता सेनानी वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ, शहादत को प्राप्त हो गया। तब क्वेश्चन पूछेगा कि लाला लाजपत राय का मृत्यु कैसे हुआ था? लाठी से, लाठी चलाने से। अपने से नहीं कर सकते, वहां पर ही आंदोलन में, अरे मतलब वहां पर ही लड़ाई में कौन किसको मार दे पता नहीं चला, लेकिन वहां पर ही लड़ाई झगड़ा हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा किसका विरोध में लाला लाजपत राय का मृत्यु हुआ था? साइमन कमीशन का। और अंग्रेज कौन था आपका? हार्डिंग। याद कीजिए, भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह जब आए थे ना
तो भगत सिंह को दिमाग में बैठ गया था कि लाला लाजपत राय को मारा कौन है, हार्डिंग। और ओकर बदला लेने के लिए, ओकर लाला लाजपत राय के मृत्यु का बदला लेने के लिए हार्डिंग को किसने मारा था, भगत सिंह। अरे भगत सिंह को जेल क्यों हुआ था, हार्डिंग को मारे के चक्कर में हार्डिंग को मारा गया था। नहीं समझे मेरा भाषा, हार्डिंग मारा किसको, लाला लाजपत राय को। और लाला लाजपत राय के बदला लेने के लिए भगत सिंह किसको मारा, हार्डिंग को। ठोक दिया दाएं, दाएं उदिया गया कौन, हार्डिंग। हाँ अब भगत सिंह को लगा नहीं, सुनो, भगत सिंह मार दिया किसको, हार्डिंग को। लेकिन अंग्रेज लोग उसको गिरफ्तार करने का हिम्मत नहीं था। क्या भगत सिंह को कहा जाता है ना कि एक उस सेना को गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल हो जाता है जिसने अपना जान अपने हथेली पर लेके घूमता हो। नहीं समझे, अपने देश के आजाद करने के लिए भगत सिंह जो है ना, वो कभी नहीं सोचे कि हमारा जान चल जाएगा तो मेरा क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा, बस देश आजाद होनी चाहिए। और उस आदमी को मारना बहुत मुश्किल होगा जो आदमी अपना जान अपना हाथ में लेके घूमता है। और इस प्रकार कौन कर रहा था, भगत सिंह। लेकिन गलती हो गया रे, क्या गलती हुआ से सुनो। एक बार अंग्रेज लोग बैठ के कुछ कर रहा था, मीटिंग कर रहा था। जब भगत सिंह ठोका था ना हार्डिंग के, तब कोई सबूत नहीं छोड़ा था। और ये जो रॉलेट एक्ट है ये बंद हो गया था। तो जब नहीं सबूत छोड़ा तो अंग्रेजों तो पते नहीं, हाँ लेकिन सबको था इतना शक कि यही मारा होगा। कहा कि पूरा समाज में बस यही एगो आदमी इतना हिम्मत वाला है जो ये काम कर सकता है, हार्डिंग को मार सकता है, बस और किसी अंदर इतना हिम्मत नहीं है। सोचो उस समय हमारे भगत सिंह के क्या रहता होगा। एक पूरा समाज में अंग्रेज बोल रहा है कि पूरा भारतवासी के आंदोलन में एक ही ऐसा नेता है जो हार्डिंग को मार सकता है, सामने से कौन है, भगत सिंह, यही मारा होगा और कोई नहीं मारा होगा। अंग्रेजों को पता था कि यही मारा है, और सच्चाई भी यही था। भगत सिंह ही ने मारे थे, सच्चाई यही था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। क्या हुआ ना कि मीटिंग चल रहा था, सुन ध्यान से। अंग्रेजों लोग जो है ना वो बैठ के मीटिंग कर रहे थे। अब भगत सिंह जो है ना का भुला गए कि कैसे हम मारे उसको, चलो एक बार और दिखाते। ले गए बम, जहाँ मीटिंग चल रहा था ना धड़ाम फोड़ दिए। लेकिन देखो भगत सिंह का वो बम जो है ना वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाला बम नहीं था, खाली धुआं फैलाने वाला बम था। अगर वो नुकसान पहुंचाने वाला बम रहता तो हम मीटिंग में जितना बैठा था सब उधिया जाता, पचौनी निकल जाता सबका। लेकिन वहां पर कोची आया, धुआं फेंकने वाला बम आया था, धुआं फेंका। अब फेंक के देखो हमारे देश का वीर सपूत फेंक करके भागा नहीं, वहीं खड़ा है और दम गरज के बोल रहा है, अंग्रेज मैंने फेंका, हिम्मत है तो हमको पकड़ के दिखाओ। आया अंग्रेज, पकड़ा। लेकिन अंग्रेज लोग का बदला क्या लेना था, हार्डिंग का बदला। देखिए किसी भी मतलब अगर एक नियम है या फिर किसी भी मतलब एक छोटा सा ही प्रोटोकॉल कह लो, अगर किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाए किसी दूसरे व्यक्ति से, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि उसको मौत की सजा दिया जाए। भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था, पता आप लोग को, 23 जून 1931 के आई थिंक, है ना, जून नहीं था, 23 मार्च था, सॉरी। वहाँ पर फांसी पर लटका दिया गया। देखिए ये माहौल कहा जाता है। तो रानी कौचे पढ़ता है, कुछ में वो नया चीज हटा देता है। नहीं देखिए हमको एक फ्लो चलता रहता है, हम एकदम ध्यान से पढ़ा होता है दूसरा टॉपिक में, अब आप लोग गड़बड़ा देते हैं यार। आप लोग पढ़ने आए यहाँ, इस बात को क्यों भूल जाते हैं आप लोग। भगत सिंह क्या हुआ, कौन सा बम फेंका था, आग वाला या फिर धुआं वाला, किसी को हानि पहुंचा नहीं, क्या फेंक के भाग गया, वहां रहा। अब बोला कि मैंने फेंका, आप पकड़ो, और उसको पकड़ा भी गया, फांसी भी दिया। लेकिन पता एक ऐसा नियम नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति से अगर किसी दूसरे व्यक्ति को मृत्यु नहीं हुआ है तो उसको फांसी दे सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जिद क्या लगल था, हार्डिंग का मृत्यु। लेकिन पता है ऊझा के सामने से बोला था, भगत सिंह सामने से बोला था कि एक सुनो, एगो गुड न्यूज देते हैं आप लोग को, आखिरी इच्छा नहीं, गुड न्यूज देते हैं, सुनो। अंग्रेज लोग बोला कौची दे रहा है, पूछो। बोला कि जिस बात के तलाश में आप लोग इतना समय बर्बाद कर रहे हैं ना, उसका आंसर देने आए हैं, हार्डिंग को मैंने ही मारा था। अब सब गुस्सा गया, अब तो एक कबूल कर लिया है, अब इसको जेल में डाला जाए।
भगत सिंह कहाँ चले गए? अब पता है कितना वर्ष की उम्र में फांसी हो गया उनका? मात्र 24 वर्ष की उम्र में। 24 वर्ष, एक ऐसा, जितना वर्ष की उम्र में हम लोग आज अपने उम्र को, अपने कैरियर को बर्बाद करके एक दूसरे डिस्ट्रैक्शन में हमारे युवा अभी जा रहे हैं, उतना वर्ष की उम्र में अपने देश के लिए कुर्बानी कर रहे थे। आज उस देश के उस वीरों के लिए हमारे पास एक जबान तक नहीं निकलता है। कई बच्चे तो नाम तक नहीं जानते हैं लाला लाजपत राय का भी, जस्ट आप लोग जैसे बोले भी। और लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए कौन कूदे थे? भगत सिंह। और भगत सिंह को बचाने के लिए कौन गया? सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों गया। और ये तीनों कहाँ रहा? जेल में। डेट रखा गया फांसी देने का 24 मार्च 1931। डेट रखा गया कब? 24 मार्च 1931। लेकिन बाहर में, जेल के बाहर में इतना दंगा प्रदर्शन होने लगा कि भगत सिंह को बचाना है तो बचाना है। अंग्रेजों को डर था कि कहीं जनता लोग दरवाजा न तोड़कर घुस जाए, फिर मानी जो डेट फांसी देने का वो टाइम होता है, वो डेट होता है, उतने टाइम में देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उतना टाइम से लेट हो गया तो फिर नहीं पड़ेगा फांसी। तो अंग्रेजों ने ऐसा देखा कि 24 तारीख के दिन है और बाहर की जनता जो है ना, भीड़ के कारण, डर के मारे इन लोग रतिये में 23 तारीख के दे दिया फांसी। डर के मारे खाली कि अगर देने जाएंगे जनता लोग आकर के हमारी को उल्टा लटका देगा फांसी पर। इसीलिए अब पता है, जब भगत सिंह रात में अपना मतलब जेल में बैठ के किताब पढ़ रहे थे, वो किताब पढ़ रहे थे, और किताब पढ़ रहे थे ना, इतिहास की किताब, उसमें किसी के जीवनी पढ़ रहे थे, कोई क्रांतिकारी का जीवनी पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे। आया अंग्रेज, बोला भगत सिंह स्टैंड अप। बोला क्या? बोला फांसी का वक्त हो गया। बोला ऐसा क्यों? मेरा फांसी तो कल ना है। बोला नहीं, आपका फांसी आज है। बोला कोई बात नहीं, मैं कल जाना चाहे आज जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ठीक है चलिए, लेकिन बोला कि एगो हमको काम कर दीजिए, ये मेरा आखिरी इच्छा है, क्योंकि फांसी देने से पहले आखिरी इच्छा पूछा जाता है। बोला ये मेरा आखिरी इच्छा है। बोला क्या आपका आखिरी इच्छा? बोला मेरा आखिरी इच्छा यही है कि एक क्रांतिकारी का दिल दूसरे क्रांतिकारी के दिल से मिल रहा है। समझ में आ रहा है कुछ बात? मतलब भगत सिंह का दिल, जो किताब में वो क्रांतिकारी के बारे में जीवनी लिखा हुआ था, उसको पढ़ पढ़ के समझ रहा था कि वो कैसे काम कर रहा था। और मेरा आखिरी इच्छा ये है कि हम इसको आधा पढ़ लिए हैं, आधा हमको और पढ़ने दिया जाए, जिसको लगभग हमको आधा घंटा लगेगा, उसके बाद फांसी दे दीजिएगा। देखिए ये हमारे देश का युवा है, उसको पता है कि अब मेरा फांसी होने वाला है, फिर भी वो क्या कर रहा है कि आधा पढ़ लिए, बस आधा पढ़ना और है, और वो भी अंतिम ख्वाहिश के रूप में मांगा है। लेकिन हम लोग, आप लोग को अभी कल एग्जाम रहता है, अरे सांझ के एग्जाम है, भोरे तक मैंने रील ठेले रहते कि नमरीबा। आज का युवा देख रहे हैं पूरा बदल गया है। लेकिन अंग्रेज लोग नहीं दिया उसको मौका। बोला यार कैसा इंसान हो, मरने वाले हो और कह रहे हो क्रांतिकारी से मिलना है। बोला दीजिएगा कि नहीं? बोला नहीं देंगे। बोला कोई बात नहीं, चलिए ले चलिए। ले जाया गया वहाँ, तीनों को ले गया। किरा किरा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों को फांसी देने से पहले गला में क्या होता है? एक काला का कपड़ा पहनाया जाता है, ठीक है। वो काला का कपड़ा पहनाया गया और उसके बाद बोला गया कि वहाँ पर ही पूछा जाता है कि आपका अंतिम ख्वाहिश क्या है। तीनों से पूछा गया कि आपका अंतिम ख्वाहिश क्या है। फांसी देने से पहले क्या होता है कि यहाँ पर ही एक गला पहना दिया और पीछे हाथ करके क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है ना, जो मतलब इन लोग को पूछा गया तब, तो इन लोग बोला कि हमको एक ही इच्छा अंतिम है कि मेरा हाथ जो बना हुआ है वो खोल दिया जाए और मेरा जो मुड़ी में लगाया हुआ है उसको हटा दिया जाए, और हम लोग जो है ना, ये तीनों भाई आपस में एक बार गला मिलना चाहते हैं। कौन कौन? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। अपन भाई नहीं थे, लेकिन एक भारतीय थे ना जी, तो आपस में मिलना चाहते थे। भगत सिंह बोला कि यार तुम लोग क्या हमारा आखिरी इच्छा पूरा करोगे? आखिरी इच्छा पूरा करना था तो हम जेल में मांगे थे किताब पढ़ने का, वो क्यों नहीं पूरा किया? लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो हम तीनों भाई आपस में क्या करना चाहते हैं? गला मिलना चाहते हैं। लेकिन आप अगर चाहेंगे तो गला मिलने की इजाजत दिया गया। तीनों रोए, गला मिले, रोए नहीं, गला मिले, आंसू आ रहा था। लेकिन भगत सिंह का नाम था कि हम इस देश के उस वीर पुत्र हैं जो अपने देश के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। आंसू नहीं सुखदेव, आंसू नहीं, ये हमारे जनता को ऊपर क्या जाएगा? नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। आंसू नहीं आना चाहिए। मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हुए फांसी पर चढ़ गए। और अंतिम शब्द क्या निकला था? इनकलाब जिंदाबाद। समझे? इनकलाब जिंदाबाद। क्वेश्चन पूछता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यार पूरा कहानी नियन पढ़ा देने के बाद क्वेश्चन जब निकलता है ना, तो लगता है यार बच करिए क्वेश्चन, अंटा खेले वाला क्वेश्चन है। समझ में आ गया पूरा बात?
महात्मा गांधी में भगत सिंह क्या हो गया, फांसी पर झूल गए, सबको हो गया। अब जनता को रथिया में कौन तो हल्ला कर दिया, ओए भगत सिंह की फांसी दे दे लो। अब जनता लोग सब उमड़ गया, सब पूरा जेल पर आ गया। तब के लिए खाने की फांसी हो गया था। अंग्रेजों को पता चला कि यार कैसे पता चल गया उन लोग को, और उन लोग आ गया। तब इन लोग को बॉडी कहाँ लेके जाएं, बॉडी मतलब जो डेथ बॉडी है, अब कहाँ ले जाएं, तो इन लोग को बॉडी को जेल के पीछे वाला रास्ता से ले जा करके अब वहां पर इन लोग को बॉडी को जलाया गया था। लेकिन इसको बॉडी को पीछे ले जाते सारा जनता जो है जेल में भर गया। मार जे मिल रहा है, लेडीज लोग छोड़ने लेके गई, चिलो ही लेके गया, करो नहीं कुछ मिला तो काटवा वाला चमच में लेके चल गया, बताई नहीं कहाँ रखा कि बूर कर दे। तो बेचारा बेचारी जितना भी था सब बता दिया कि ये लोग गेट से ले गया, अभी वहां पर एक घाट पर जलाने की तैयारी हो रहा है। वहां लेके गया, देख रहा है कि वहां पर ही जलने की कोशिश मतलब तैयारी हो रहा है, तो उसको हटा करके और सब देश के जनता उसको जलाने की कोशिश किया था। तो हमारे देश के युवा इस प्रकार शहीद हुए। किसका बदला लिया था, लाला लाजपत राय। अच्छा, लाला लाजपत राय मार रहे थे ना, मतलब ये हार्डिंग जब मारा था ना लाला लाजपत राय को, तो लाला लाजपत राय बोला था कि मेरे मृत्यु अगर हमारे शरीर पर एक लाठी भी बज रहा, बहुत लाठी बज रहा था, एक नहीं बहुत ज्यादा बज रहा था। आज हम लोग के युवा अपने परिवार के लिए, अपने इस देश के लिए, आर्मी को छोड़ के, सेना को छोड़ के, बाकी हमारे देश के लिए कई ऐसे लोग हैं जो एक डंडा क्या एक छोटा सा कील तक नहीं सह सकते हैं। लाला लाजपत राय जो है ना वो कई लाठी का मार सहा था। अब पता एक नारा दिया था कि मेरे पीठ पर पड़े हर लाठी का जवाब अंग्रेज तुम्हारे ताबूत के आखिरी किल के समान होगा। ताबूत का आखिरी किल समझते नहीं समझते, समझाना मेरा फर्ज है, ठीक है। देखिए ताबूत क्या होता है। अच्छी बात, तो हिंदू धर्म में मरता है लोग तो क्या किया जाता है, मतलब उसको अच्छा से सबको नहा फिस के दूसरा कपड़ा चेंज करा करके उसको जलाया जाता है। मुस्लिम धर्म में क्या होता है, नहीं दफनाने, मतलब दफनाने का हम प्रक्रम आपको पूछ रहे, ठीक है। हम किसी धर्म का यहाँ पूछ नहीं रहे, बल्कि हम यहाँ पर ही एक छोटा सा आपको प्रोटोकॉल बता रहे हैं, ठीक है। उन लोगों में क्या होता है कि एक नाप के एक मतलब कि कब्र खाना जाता है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे बिछा के चादर, ठीक है। जैसे आप उतना तो परफेक्ट नहीं जानते, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं उतना बता रहे हैं, ठीक है। क्षमा चाहते हैं अगर कोई इस प्रकार के हो गलती बोला जाए तो उसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। देखिए तो उसके सब को नीचे बिछाया जाता है, रखा जाता है। उसके बाद ऊपर से क्या किया जाता है, हल्का सा लकड़ी से क्या किया जाता है, घेर दिया जाता है। लकड़ी जो होता है ना, लकड़ी से हल्का से घेर दिया जाता है, और लकड़ी के बाद ऊपर से एक बड़का को पदरा दिया जाता है, मतलब पर्दा, ठीक है। इस प्रकार से दिया जाता है, और ओकर ऊपर क्या करते हैं, मिट्टी को रखा जाता है। इसीलिए जब उन लोग का शव जब जलता है ना, तो मतलब जलता बोलते जब दफनाया जाता है ना, तो मिट्टी जो है ना काफ़ी ऊंचा दिखाई देता है, आज समझने, क्योंकि नीचे जो है ना वो नीचे का काफ़ी मिट्टी जो है मतलब नीचे को रूम नहीं बना दिया जाता है। नीचे जैसे इस प्रकार का है, ये दिख रहा है का शूटिंग में, जरा दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर ही जो है ना, यहाँ पर ही इस सब को बिछा दिया गया, और इसके बाद यहाँ तक इसके लकड़ी को लगा दिया गया, ये मिट्टी का दीवार मान लेते, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ लकड़ी बिछा दिया गया, और नीचे पूरा इतना एयर मतलब इतना पूरा स्पेस है, ठीक है। और यहाँ की मिट्टी जो एक ऊपर लादल जाएगा, तभी नहीं इस प्रकार से ऊंचा हो जाता है। यहाँ लकड़ी दे करके और इसके ऊपर एक चादर को बिछा दिया जाएगा, और ऊपर से मिट्टी देगा, और मिट्टी का कण नीचे नहीं आना चाहिए, एक नियम है, ठीक है। ये मुस्लिम का होता है, ठीक है। अंग्रेज लोग में क्या होता था, अंग्रेज लोग में क्या होता था पता है, अंग्रेज लोग में होता था कि अगर कोई आदमी मर गया, ध्यान से सुनना मेरे देश के युवा लोग, ध्यान से सुनो, अगर कोई आदमी मर गया तो उन लोग को एक बक्सा में बंद किया जाता था, इस प्रकार का बक्सा। देखना बताना कि कहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सब हम लिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। दिख रहा है ना, इस प्रकार का बक्सा रहता था, इसका नाम था ताबूत, ठीक है। ये लॉक नियन खुलता था, ऐसे बक्सा नियन खुलता था, ठीक है। अगर कोई आदमी मर गया, अंग्रेज में ध्यान सुनो, क्या, अगर कोई आदमी मर गया तो इसमें उसको लाश को सुता दिया गया, और चारों तरफ से सब खड़ा रहेगा अपना, और जब अगर उस लाश से मिलने कोई उसका परिवार आएगा तो इसको उठा करके दिखा दिया जाएगा फेस, ठीक है। और अगर कोई ऐसा इंसान जो अभी तक नहीं आया है और मिलना चाहता है तो उसके लिए इसको रोक के रखेगा। लेकिन जब सबको आ गया तो इसके बॉक्स को ऐसे लगा करके, और इसका जो बॉक्स है ना, जो दिवलवा है ना कठवा वाला, एरा पर किल ठोकल जाता है, किल समझते हैं, काटे को ऐसे ठोका जाता है, चारों तरफ से ठोका जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखो, जब सगरों ठोका जाएगा ना, जब अंतिम काटी रहेगा ना, अंतिम काटी मतलब जो आखिरी काटी रहेगा, और अगर वो ठोका गया और उसके बाद अगर उसकी पत्नी भी आई ना कि हमारे पति को दिखाइए, फिर उसको वापस नहीं दिखाया जाएगा। ये नियम कहाँ है, अंग्रेजों में। यही लाला लाजपत राय कहते कि मेरे पीठ पर एक एक लाठी अंग्रेज के
अंतिम अंग्रेज के ताबूत के अंतिम कील के बराबर होगा। आप समझ में आया ये शब्द का मतलब कि नहीं समझे? समझ में आ गया? अब इसको हम थोड़ा देर रोकते हैं, अब इसके बाद आप लोग पहले लिखाते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, यहाँ तक सबको समझ आ गया? हार्डिंग को किसने मारा था? भगत सिंह। और हार्डिंग किसको मारा था? लाला लाजपत राय। लाठी चलने का रन हुआ था। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा चुपचाप खाली आप लोग पढ़िए, आप लोग और कुछ नहीं करिए, ठीक है? आइए देखिए आप लोग, एक अंग्रेज था उसी समय आया हुआ था जिसका नाम था बरकेट हेड। बरकेट हेड। ऐसा मत करना कि सर ऐसे ऐसा नाम है कि लग रहा है कि चलिए कोई बात नहीं। क्या साइमन कमीशन में 7 आदमी था? सबका विरोध किया गया, फिर भी उन लोग आया और आने के बाद अपना रिपोर्ट पेश किया। मतलब 3 साल तैयारी किया, मतलब 2 साल, 28 में आ गया। 28 में ना आया है, 28 पूरा तैयारी किया, 29 तैयारी किया, 30 यानी 3 साल हो गए ना। 30 में अपना रिपोर्ट पेश कर दिया, ठीक है? एक आदमी था भारत के, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 10-15 मिनट में क्लास को रोक देंगे, समझिए ध्यान से। एक आदमी था जिसका नाम था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, ये पता है किसका पापा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा, ठीक है? ये बरकेट हेड के पास गए थे, सुनो ध्यान से। ओए क्या तुम लोग छोटा छोटा बात पर। मोतीलाल नेहरू किसके पास गया? बरकेट हेड के पास, और कहा कि देखिए आपका ये जो कमीशन आया है, साइमन कमीशन, ये भारतवासियों क्या है, पसंद नहीं है। सब बच्चा पहले ध्यान से सुन लो, समझ लो, उसके बाद लिखना, ठीक है? कौन सा आदमी गया था अंग्रेज के पास? मोतीलाल नेहरू। क्या बोलने गया था? कि आपका ये जो साइमन कमीशन है वो क्या है, सही नहीं है, ये हम लोग का देश का क्या कानून बनाएगा? पता बरकेट हेड क्या कहा था? कि आप सब भारतवासियों को हम एक खुला चैलेंज करते हैं। अंग्रेज चैलेंज कर रहा है किसको? एक हिंदुस्तानी को, मोतीलाल नेहरू को। एक खुला चैलेंज करते हैं कि एक काम करो, हम लोग क्या कानून बनाएंगे आप लोग के लिए, आप लोग खुद अपना कानून बनाइए, लेकिन वह कानून पूरा देश की जनता मानना चाहिए। समझे मेरा भाषा? यानी एक चैलेंज दिया बरकेट हेड किसको? मोतीलाल नेहरू के, कि हम ठीक है साइमन कमीशन को वापस करवा देंगे, वापस करवा देंगे, लेकिन एक शर्त है कि उस शर्त में आपका टोटल देश की जनता मानना चाहिए। आप जो भी कानून बनाइए वो टोटल कानून आपका टोटल जनता मानना चाहिए। हम भी अगर कोई कानून बनाएंगे ना तो सभी जनता नहीं मानेगा, कोई ना कोई उसका विरोध करवे करेगा। और आप भी बनाइएगा ना, आप तो इस देश का नागरिक हैं, लेकिन आप भी बनाइएगा ना तब पर भी आप ही का देश कोई ना कोई आदमी इसको विरोध कर देगा। अगर आप बना सकते हैं तो ठीक है बनाइए, हम इसको कोशिश कर देंगे, साइमन कमीशन को वापस कर दें। कौन बोला? बरकेट हेड। क्या बोला? मोतीलाल नेहरू कह रहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद कानून बनाया, एकदम धाकड़ कानून बनाया, पूरा अच्छा कानून बनाया, और ले गया कहाँ? बरकेट हेड के पास। पहले सब जनता से पूछ लिया, क्या आप सब मेरे कानून से सहमत हैं? बोला हाँ, लेकिन एक आदमी नहीं था रे। कौन? वही वो जिन्ना, पाकिस्तान के मांग करने वाला जिन्ना, भुला गए का? जिन्ना बहुत खतरनाक आदमी था जिन्ना। अगर हमको दोबारा मौका मिलेगा ना जन्म लेने के लिए, जिन्ना के साथ में जन्म लेना चाहेंगे, कहेंगे जे घर में हुआ वही घर में दे, एकदम कोच कोच के मारेंगे। बहुत बदमाशी किया जिन्ना, हम मारेंगे दोबारा अगला जन्म में, ठीक है ना? ये जिन्ना बड़ा बदमाश था, बड़ा बदमाश था। जिन्ना क्या कहा पता है? देखो बरकेट हेडवा को पता था कि पूरा भारतवासी मान जाएगा इसका बात, लेकिन ये पैसा दे के रहा जिन्ना के। कौन? बरकेट हेड। बोला कि तुम तो इस देश का नागरिक हो, क्योंकि पाकिस्तान उस समय हमारे देश में ही थे। बोला हाँ। बोला जब वो कोई कानून बनाएगा ना तो तुम खाली विरोध कर देना, क्योंकि हम चैलेंज नहीं है कि सारा क्या मानना चाहिए, पूरा देश की जनता मानेगा तब हम एग्री करेंगे, और तुम कुछ करना, तुम मना कर देना। बोला बोला हमारा फायदा? बोला सुनना रे चुट्टा, तो हम बहुत फायदा देंगे। बोला कुछ फायदा देगा? बोलो। बोला कि तू जो कहेगा ने से हम कर देंगे। बोला ठीक है हुजूर, कोई दिक्कत नहीं है, हुजूर की जय हो। अब मोतीलाल नेहरू कुछ किया, कानून बनाया। अब कब लेके गया? 1928 में। कब ले गया? 1928 में। केरा सामने, बरकेट हेड के सामने। क्वेश्चन पूछता है, सुनो ध्यान से क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन सुनो ध्यान से। नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया था? VVI क्वेश्चन है। नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया? 1928 में। कौन पेश किया? मोतीलाल नेहरू।
केकर साहब ने बरकेट हेड। अब पता मोतीलाल नेहरू जो है ना, ये अपना बेटों के साथ ले गया था। एक बेटा कौन था? पंडित जवाहरलाल, महात्मा गांधी नहीं रे बाबू, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना पापा यानी बेटा को लेके गया साथ। पता कहला कहा चल बेटा देख तोर बाप के कितना इज्जत है, कहाँ? एक ऑफिस में, अंग्रेज के ऑफिस में, क्योंकि इसको विश्वास था कि सबको मान गया बात, अब तो साइमन कमीशन वापस जाएगा, हमको इज्जत से बैठावल जाएगा। वहाँ गया, देखा कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों बाप बेटा गया है। बेटा को दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे पापा को कितना इज्जत मिलता, लेके गया। ठीक है, अब वहाँ पर बैठा कुर्सी पर, बोला लीजिए बना के लाए कानून, ये लीजिए। कौन पढ़ा? बरकेट हेड लिया, आप पढ़ने लगा। पूछा जनता लोग से, सब कोई रेडी है जी, मान रहे बात? बीचों में से कौन उठा? जिन्ना। बोला कि हम नहीं मानते हैं। बिना कुछ देखे, बिना कुछ सुने, वो जो कानून दिया गया था ना, फाड़ दिया। फाड़ के अब मोतीलाल नेहरू के मुंह पर मारा। बोला कि तुमको हम पहले बोले थे ना, आपको पहले बोले थे ना कि आपका पूरा जनता मानना चाहिए, जिन्ना नहीं मान रहा है, हम नहीं इस कानून को पास करेंगे। मोतीलाल नेहरू को दिल टूट गया। तहिए से वो इस देश का आज़ादी में यानी राजनीतिक से क्या ले लिए? इस्तीफा ले लिखा है कि हम आज के बाद हम अपने देश की स्वतंत्रता में कभी योगदान नहीं दे। जब हमारा देश के जनता हमको सपोर्ट नहीं करेगा तो हम इस काम को नहीं करेंगे। एक बेटवा देख रहा था, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा पापा का तो बेइज्जती कर देगा, वो पूरा भारत समाज में छोड़ेगा नहीं, बदला लेगा। हम कह रहा जिन्ना के तो लतिया लतिया के मारल जाता, खाली बस थोड़ा सा रुको ने, देखो ने। मोतीलाल नेहरू को तो घुमा देवल गया, और जिन्ना रतिया गया, देख लिया कि भाई घूम गया है मोतीलाल नेहरू। रात को गया, फटाफट को नियम बनाया एक पेज के, अब यहाँ उला ही ले गया केरा पास, बरकेट हेड के पास। कहा कि तू कहा था, वादा किया था कि तू साथ देगा तो हम तो नियम पास करेंगे, ले साथ दे। बोला हम पता कितने बाप के बाल बच्चा हैं, हम बहुत बापों के मिलाने से वो बेटा पैदा लिए, मिनट नहीं लगे बदले में। तू कौन है? जब अपन देश की जनता का नहीं हुआ तू तो हमर हो जाएगा। केरो लतिया दिया, जिन्ना को भी लतिया दिया। अरे पता कई नियम ले गया था? 14 को। तो क्वेश्चन पूछेगा 14 सूत्री जिन्ना नियम किसने लाया था? तो जिन्ना। क्वेश्चनवा का नाम है 14 सूत्री जिन्ना नियम किसने लाया था? तो जिन्ना ने। एक आंसर है, लेकिन लड़का लोग गलत करता है रे। 14 सूत्री जिन्ना नियम किसने लाया? जिन्ना ने। किसके सामने? बरकेट हेड के सामने। क्या बरकेट हेड माना था? नहीं। क्या कहा था कि जब तू अपने देश का नहीं हो सकता तो मेरा क्या होगा? अब मोतीलाल नेहरू का भी नियम फेल और जिन्ना का भी नियम फेल। अब गोसियाल कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का स्थापना हो गया 1885 में, हुआ था ना? और उसका हर साल मीटिंग होता है, और जो उस मीटिंग का अध्यक्ष बनता है वही उस समय सबसे प्रमुख माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के हट सब हट। एक कर अगला साल 1929 में कौन सा अधिवेशन हुआ? लाहौर, लाहौर अधिवेशन। अधिवेशन पता है एकरा में अध्यक्ष कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब समझ में आया कि अध्यक्ष काहे बने थे? ये अपने पापा का बदला लेने के लिए। क्वेश्चन पूछेगा कि 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। इसका अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ में आ रहा बात? इसका अध्यक्ष बना। और बाद कहा कि हमारे पापा जो थे यानी कि मोतीलाल नेहरू, ये क्या मांग रहे थे? बस हमारे देश का आज़ादी मांग रहे थे। अच्छा डोमिनियन स्टेट मांग रहे थे। डोमिनियन स्टेट कहने का मतलब होता कि हमारे देश का एक अच्छा नियम और कानून मांग रहे थे चलाने के लिए, बस खाली। ठीक है, आप अपना कर रहे हैं, कब्जा रखिए, और थोड़ा दिन के बाद हम तो आज़ादी ले भी करेंगे, लेकिन जितना दिन आप हैं उतना दिन कम से कम सही से हमारे देश को चलाइए, ये मांग रहे थे। लेकिन आपने तो दिया नहीं, अब हम मांगते हैं उसको देना पड़ेगा। पूर्ण राज। क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्ण स्वराज का मांग, स्वराज माने पूरा 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 देश छोड़ा मर। पूर्ण स्वराज पिताजी क्या मांगे थे? डोमिनियन स्टेट। खाली बस एक नियम कानून अच्छा बना दीजिए। अब बेटा के गुस्सा हो गया, बेटा क्या मांग रहा है? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? लाहौर। कब किया गया? 1929 में। अध्यक्ष कौन था? ये पूछा है, पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया? 1929 में। एक हमारा समझते हैं कि पूरा राज पूरा देश हमारा है, हमारा भारतवासियों का है, अंग्रेज यहाँ से भागो। और रतिया के दिसंबर महीना में कानून चल रहा था, दिसंबर महीना में। पता है कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर महीना में होता था, हर बार दिसंबर महीना में, लेकिन ये 1929 में दिसंबर में हुआ, और 1930 में जो होना था दिसंबर में, और जनवरी में करवा लिया। काहे कि गोसियाल कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहा कि अब साल भर रुकेंगे हम नहीं, तुरंत जनवरी खत्म हो, दिसंबर खत्म हो, जनवरी आया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर से जनवरी में कब
बदला गया, तो 1930 में। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू रहती के सुन ध्यान से, रात को 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 30 को ही, 30 या 29, आई डोंट नो, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, बट 26 जनवरी था इतना डेट। ठीक है, 26 जनवरी को रात को, एकदम रात में 12 बजे, सुना ध्यान से, रात में 12 बजे कौन नदी पर? रावी नदी। कौन नदी? रावी नदी। रावी नदी के तट पर जाकर के अपना देश का झंडा लहराए थे और कहते थे कि भारत हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा, और आज से हमारे देश के युवा जागो और इस देश के स्वतंत्रता के लिए अपना प्राण भी निछावर करो। तब पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस नदी के तट पर झंडा लहराया था? रावी नदी। कौन लहराया है? आप कुछ समझ में आया बात कि नहीं समझ में आया? इसीलिए जब हमारा देश के संविधान बन गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमारे देश को आज़ादी कब घोषित कर दिया गया था? 26 जनवरी 1930 को। कौन कर दिया? हालांकि आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन स्वाधीनता घोषित कर दिया गया था। तो उसके बाद को मानते रखने के लिए, यानी उसके बाद को जिंदा रखने के लिए इस बात को वहां पर ही कहा गया कि नहीं, जब 26 जनवरी को बोला गया था और 26 नवंबर को बनिए गया संविधान, 1-2 महीना बाद लागू करेंगे। अब समझ में आया कि संविधान बन जाने के बाद भी संविधान लागू काहे नहीं हुआ था? संविधान लागू क्यों नहीं हुआ था? मतलब 1 महीना बाद काहे हुआ? क्योंकि 26 जनवरी को कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वाधीनता घोषित कर दिए थे। अब उसी को बात मानते हुए 26 नवंबर 1949 के भारतीय संविधान बन भी गया ना, तब पर भी उसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में। समझ में आया पूरा बात? कितने से बच्चे जिसको पूरा समझ में आया क्लास हाथ उठाओ, नीचे करो। हार्डिंग को किसने मारा था? लाला लाजपत राय को किसने मारा? लाठी चला था? लाठी चल तो भगत सिंह जो है वो, उसके साथ में और कितना व्यक्ति का मृत्यु हुआ था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। जो बम फेंका गया था वहां पे संसद में, साइमन कमीशन बना कब? 27 में। आया कब? याद रहेगा? हम याद रहेंगे? नहीं, हमारा काल करवा याद, क्वेश्चन याद रहेगा ना? अब इसको रखते हैं। आपका जो एग्जाम होगा वो यही टॉपिक रहेगा। बड़ी आप लोग पूछ रहे थे कि एग्जाम का कौन सा टॉपिक रहेगा, यही टॉपिक रहेगा। अभी आप देखते हैं, टॉपिक यही रहेगा। कितना क्वेश्चन निकलेगा? आप लोग क्वेश्चन निकला 8 गो, लेकिन हम देखे तो 40 गो।